हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का जैक द्वारा जारी मॉडल पेपर टर्म 2 का सब्जेक्ट साइंस का सीट 1 आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों सीट 1 में देखिए 13 क्वेश्चंस बनाना है, उसमें से हम 1900 क्वेश्चंस का सोल्यूशन तैयार कर चुके हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, 1900 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। क्या गारंटी है क्वेश्चंस को इधर उधर फेरबदल कर सकता है। आपको 13 क्वेश्चंस ही बनाना है, लेकिन यहाँ पर जो सेट है उस सेट में आपको 1900 क्वेश्चंस का आंसर दिमाग में रखना है कि नहीं, ताकि कौन सा क्वेश्चन आ जाए आप ये भी तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेट से ही रहेगा। 60 से 70% चांसेज है कि इसी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से आंसर उसका क्या करना है, याद कर लेना है। और हम यहाँ पर कॉपी में बनाते हुए जा गए हैं ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह से हम लोग कॉपी में लिखते हैं और किस तरह से लिखने पर हम लोग का नंबर उठेगा। आपको सटीक लिखना है, जितना क्वेश्चन में पूछेगा उतना ही आंसर देना है। ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं लिखना है। साइंस का सब्जेक्ट है कि नहीं, आपको हिंदी सोशल साइंस एसएसटी वगैरह नहीं है कि आप जो मन सो भर दिए तो आपको नंबर मिल जाएगा। उसका काम भी नहीं करना है। ठीक है, आपको सटीक क्वेश्चन का आंसर देना है और सटीक नंबर उठाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, राइट। हम कॉपी में हूबहू लिखे हैं ताकि आपको ऐसा ही एग्जाम में लिखना है और आपको अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक है, एक भी नंबर आपको कटने के चांसेस नहीं है। तो आपको अच्छी तरह से पूरा वीडियो को देखिए और इसका आंसर को अच्छी तरह से आपको क्या करना है, दिमाग में बैठा लेना है, ताकि कहीं पर कोई किसी कारणवश गलती से कटे ना, है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक लिखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है, चार्ज होता है, उसको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक जो होता है वह कूलॉम होता है और एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम आवेश होता है। ये हो जाएगा उसका आंसर। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो वह जे थॉमसन है। क्या है, जे थॉमसन जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर कि वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है, इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए वोल्ट मीटर जो है उसका प्रयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। इसे विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी कि देखिए इसका जो होता है विभवांतर वोल्टेज को मापने के लिए करते हैं, कि नहीं। तो इस तरह से उसका आंसर लिखना है। जिस तरह से क्वेश्चन का आंसर पूछेगा बस उतना ही आंसर देना है, उसी तरीके से देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा लंबा भी लिफाफा करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बोल रहा है कि एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाया था। बहुत ही कोमल क्वेश्चन है कि नहीं, जो सभी के दिमाग में आ जाना चाहिए। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बार बार कि पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बस उसका एक ही लाइन का आंसर था। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखें। एल्काइन मतलब जनरल फॉर्मूला लिखने बोल रहा है। ठीक है, ऐसे होता है अल्केन अल्किन एल्काइन होता है ना, तो उसका फॉर्मूला देखिए। अल्केन का हम बता देते हैं। अल्केन का होता है CnH2n+2, उसमें 2 जरूरत है। अल्केन मतलब AN, अल्केन लगाता है उसमें। ठीक है, ANE लगता है। अब अल्किन का पूछेगा जिसमें ENE रहता है, उसमें लगता है CnH2n, इतना ही फॉर्मूला होता है उसका। ठीक है, अब अल्काइन में इसमें YNE लगा रहता है, उसमें होता है देखिए फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है अल्काइन का। ठीक है, तो इसको याद रखना अच्छी तरह से, किसी एक पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है यहाँ पर कि जो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। मेंडल जी ने जो प्रयोग किया था तो किस पौधा का चुना था, तो इसको अच्छी तरह से याद रखना कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। किसको चुना था, मटर के पौधे को। ठीक है, तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। अब 6ठा नंबर देखते हैं। 6ठा नंबर क्या बोल रहा है कि एक जैव निम्नीकरण पदार्थों का उदाहरण है। अच्छा, जैव निम्नीकरण, ठीक है, मतलब देखिए कागज, लकड़ी, सूती कपड़ा, इस इत्यादि क्या है, इससे भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जो क्या करते हैं कि मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का देखते हैं। 7 में क्या बोल रहा है, बोले कि उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं। उत्पादक जो होता है, देखिए उत्पादक और उपभोक्ता 2 चीज़ होता है। तो उत्पादक जो मतलब उत्पादन करता है और उपभोक्ता जो क्या करता है, उसका उत्पादन जो किया जाता है उसको उपभोग करता है, मतलब खाता पीता है, उसको दूसरे श्रेणी में आता है कि नहीं। तो देखिए हम लोग जो मनुष्य है, मनुष्य क्या है, उपभोक्ता है। क्या है, उपभोक्ता है। मनुष्य खाता है। मनुष्य जो दाल चावल अन्न जो खा रहा है, चावल तो चावल क्या अपने से नहीं डायरेक्ट चावल आता है। हम लोग क्या कुछ करते हैं, वो किसी दूसरे के द्वारा दिया हुआ चावल हम लोग खाते हैं कि नहीं। जैसे धान द्वारा क्या है, धान उत्पादक है, वह क्या करता है, चावल उत्पादन करने का काम करता है कि नहीं। उसी तरह से गेहूँ, हम लोग डायरेक्ट रोटी खाते हैं तो क्या रोटी हम लोग क्या है, हम लोग उपभोक्ता हैं, दूसरे पर निर्भर करते हैं कि नहीं। वो निर्भर नहीं रहता है। उत्पादक क्या है, अपने आप पर निर्भर रहता है। देखिए उसको क्या क्या जरूरत पड़ता है, किस पर वह निर्भर होता है, ठीक नहीं। तो उसको आंसर लिखना है। उत्पादक जो होता है अपनी ऊर्जा के लिए जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर रहता है। ये सारे आंसर लिखना है, मतलब किस किस पर वह निर्भर रहता है। ठीक है, हम लोग तो डायरेक्ट इन्हीं लोग पर निर्भर रहते हैं कि चावल अगर नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या। हम लोग तो
सूर्य के प्रकाश लेकर के हम लोग रह पाएंगे, क्लोरोफिल हम लोग मिलेगा तो रह पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर रह पाएंगे, मर जाएंगे, है कि नहीं। तो ये सब ध्यान में रखना है। हम लोग क्या है, मनुष्य जो है उपभोक्ता हैं, हम लोग खाते पे खाली दूसरे को दिया हुआ धन हम लोग खाते रहते हैं कि नहीं। अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पर, 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। एम्पियर की क्या लिखना है, एक परिभाषा लिखना है। 1 एम्पियर किसे कहेंगे, 1 एम्पियर किसे कहेंगे उसका परिभाषा लिखना है। किसी परिपथ में धारा की जो गणना करें, उस गणना करना है, धारा मतलब उसमें कितना करंट जा रहा है, करंट निकालना है कि नहीं। तो इससे होकर गुजरता है, क्या बोल रहा है इधर, यदि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है तो उस धारा की गणना करें, मतलब धारा कितना जा रहा है कि नहीं। अगर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं, देखिए 1 एम्पियर पहले किसे कहते हैं उसको आंसर दे देंगे। जब किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश क्या करता है, प्रवाहित करता है, तो उसे हम लोग 1 एम्पियर विद्युत धारा कहेंगे, ठीक है। मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम जब क्या करता है, धारा प्रवाह कर देता है, तो वैसे चालक जब किसी चालक में, तब हम लोग कहेंगे उसको क्या कहेंगे, विद्युत 1 एम्पियर विद्युत धारा उसमें पास हो रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया एक कि 500 कूलम कितना है, 500 कूलम पास हो रहा है उस चालक में, और कितना मिनट में, 10 मिनट में। तो बताइए कि उससे में करंट कितना जा रहा होगा, मतलब उसका धारा कितना के स्पीड से जाता होगा, है कि नहीं। तो करंट निकालना है। देखिए तो जो आवेश है वह क्यू है, चार्ज है कि नहीं, क्यू है 500 कूलम, और टाइम दे दिया है कितना, 10 मिनट। तो उसको सेकंड में बदल देंगे, क्या हो जाएगा, 10 × 60 सेकेंड, तो हो जाएगा 600 सेकेंड। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है कि Q इक्वल, मतलब I = Q/T होता है, क्या होता है, Q/T होता है, ठीक है। क्या तो फिर Q = IT होता है, वही फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग जानते हैं, देखिए फॉर्मूला नीचे लिखे हैं कि I = Q/T होता है। तो हम लोग Q का ऊपर में बैठा दें वैल्यू 500, नीचे क्या है 600 सेकेंड, तो कट जाएगा, तो 5/6 आएगा, तो उसको भागा देंगे तो क्या आएगा, 0.8 एम्पियर आता है, मतलब एम्पियर आता है, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट नहीं देना है, ना तो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, 8 कंप्लीट हो गया, 0.8 एम्पियर। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, पढ़िए। बोला कि निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। इसे क्या स्पष्ट करना, देखिए क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। बोले किसी तार का अगर हम लोग क्षेत्रफल में अगर कम ज़्यादा इधर उधर करेंगे, मोटा पतला करेंगे, तो उसमें परिवर्तन मतलब जो उसका क्या होता है कि उसके परिपथ पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है कि नहीं, तार का परिपथ। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर उसका क्या डिफिनेशन। बोले किसी तार का प्रतिरोध जो है रेजिस्टेंस, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल में कमी होने पर प्रतिरोध घट जाता है। दोस्तों जैसे देखिए कोई वायर है, ये पतला वायर है, तो इसमें क्या होगा, तो इसका जो पतला होगा तो इसका क्षेत्रफल कम होगा। जब क्षेत्रफल कम होता है तो क्या होता है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस घटता है। अगर ये मोटा तो वायर रहेगा, जितना मोटा हम लोग लेंगे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना उसका क्षेत्रफल देखिए बढ़ रहा है यहाँ पर, जितना मोटा वायर रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, जितना पतला रहेगा वायर उतना रेजिस्टेंस उसका कम रहेगा, ठीक है। इतना हमको याद रखना है। अब देखते हैं आगे, बी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध मतलब उसका रेजिस्टेंस जो होता है वह किन किन कारक मतलब कि क्या क्या फैक्टर है उसके उस पर वह निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ ध्यान से, किसी चालक का प्रतिरोध होता है वह इन कारणों पर निर्भर करता है। पहला है कि उसके चालक की लंबाई कितनी है, लंबाई पर भी प्रतिरोध डिफरेंट करता है। जितना लंबा वायर रहेगा उतना उसको प्रॉब्लम होगा कि नहीं फेस करना पड़ता है। तो जितना मोटा वायर रहेगा उस तरह का उसमें भी निर्भर करता है। देखिए चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। जितना मोटा वायर रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, है कि नहीं। जितना पतला वायर रहेगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो दो चीज़ पर निर्भर किया। तीसरा चीज़ जो है कि चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि किस तरह का वह चालक का पदार्थ है। अगर लोहा रहेगा तो लोहा के थोड़ा कम स्लो पास करेगा। तांबा, पीतल, एल्युमिनियम जो हम लोग यूज करते हैं घरेलू में, है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि किस तार में ज़्यादा क्या होता है। जैसे तांबे का तार होता है वह बहुत ही कैपेसिटेबल होता है, उसमें क्या होता है अच्छी प्रकृति का है, इसलिए हमेशा देखते हैं हम लोग किसी मतलब साउंड बॉक्स वगैरह कुछ में भी यदि तांबा का प्रयोग किया जाता है। घर में वायरिंग में भी अधिकतर कॉपर का ही यूज करते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो उसका सिंपल एक फॉर्मूला रखना है कि रेजिस्टेंस बराबर होता है आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। एल जो हमारा है लेंथ है, ये बड़ा एरिया पर भी डिपेंड करता है, और रो उसका प्रकृति हो गया, प्रकृति पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। देखिए एरिया जितना घटेगा उसका यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस काम करता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, फॉर्मूला रखिएगा सब हो जाएगा काम। 10 नंबर में देखते हैं हम लोग, यहाँ पर बोल रहा है कि विद्युत टोस्ट्रो तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु का क्यों बनाए जाते हैं, बताइए। एक क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि देखिए विद्युत
टोस्टरो जो है तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव का शुद्ध को ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, एक क्वेश्चन बोल रहा है। तो उसका आंसर जो हो जाएगा, बोला कि यहाँ पर विद्युत टोस्टरो तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु को ना बनाकर मिश्र धातु के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मिश्र धातु का गलनांक जो होता है शुद्ध धातु की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे धातु मिक्स करने पर क्या उसका क्या होता है, गलनांक मतलब गलने की कैपेसिटी बढ़ जाता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा हीट देंगे तब वह गलेगा। अब इसके आगे बोल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण यह गर्म होने पर भी जल्दी पिघलता नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोला कि 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखें। 3 पर्यावरण के हितैषी मतलब पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या क्या मतलब उसके कारण बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, इसके लिए क्या कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास निम्नलिखित है। क्या है, प्लास्टिक के थैली के स्थान पर कपड़े की थैली का इस्तेमाल करना। अगर हम लोग जहाँ पर प्लास्टिक यूज करें वहाँ पर कपड़े का थैली यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। दूसरा में बोला कि गाड़ी की अपेक्षा साइकिल का प्रयोग करना, है कि नहीं। आज के ज़माने में देख रहे हैं कि हमेशा साइकिल से ज़्यादा गाड़ी हो गया है, तो गाड़ी के कारण से क्या होता है, पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है। तो उसके ऊपर हम लोग साइकिल को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा, पर्यावरण की कमी मतलब पर्यावरण सुरक्षा के तौर पर हम लोग उसके हितैषी के रूप में बोल सकते हैं। तीसरा में देख रहे हैं हम लोग कि हर जगह क्या होता है, कूड़ा कचरा फेंका जाता है, तो हम लोग क्या करना है, एक जगह जब जमा करना है ताकि इधर उधर कुछ कूड़ा कचरा फेंकने से सभी जगह तो इधर उधर उड़ क्या होता है, हवा में इधर उधर उड़ के चल गया तो पूरा पर्यावरण दूषित होता है। तो कहीं एक ही जगह हम लोग क्या होता है, कूड़ेदान में ही डालें ताकि उससे कहीं और जाके फेंका जा सकता है। ये सारा 3 हमारे पास क्या है, उपाय है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर बोल रहा है कि समजात अंग से आप क्या समझते हैं। समजात मतलब एक ही प्रकार के जात के अंग से क्या समझते हैं, इसका उदाहरण दें। देखिए, ऐसे अंग जो उत्पत्ति तथा रचना के आधार पर क्या होते हैं, समान होते हैं पर कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे जात मतलब कहने मतलब एक ही तरह का वह उसका यंग मिल रहा है लेकिन उसका कार्य जो है वह अलग अलग डिफरेंट है। ये चीज़ ध्यान में रखना, उसी को हम लोग बोलते हैं समजात अंग कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, पहला में है कि पंछी के पंख जो है होते हैं किसके साथ मिलते जुलते हैं, तो घोड़े के अग्रपाद मतलब आगे वाला पैर के जो होता है उसके मतलब उसके जैसा क्या होता है, संरचना मिलते जुलते हैं। कि आप बाहर से नहीं बोले कि वो पंख है और ये घोड़ा का पैर है, अंदर से जो बनावट होता है क्या होते हैं, एक ही जैसा होते हैं, ठीक है। दूसरा जो है किससे मिलता है, मनुष्य का जो बाजू है, शोल्डर है कि नहीं, तो बाजू जो बोल सकते हैं गाय के अग्रपाद मतलब आगे वाला पैर से मिलता जुलता है कि नहीं, तो ये सब क्या है, समजात है। तीसरा जो पॉइंट है वह पॉइंट है कि मेढक के अग्रपाद और पंछी के पंख क्या है, दोनों मिलते जुलते हैं, ठीक है। ये सभी क्या था, समजात का उदाहरण था। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, तो देखिए अपमार्जक क्या भूमिका है देखते हैं। बोला कि परितंत्र में अपमार्जक मृत जैव अवशेषों का निपटान करता है। दूसरा यह कि यह मृत शरीर को अपने भोजन के लिए प्रयोग करते हैं। जो भी अपमार्जक जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, मृत शरीर का ही अपना भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं तथा वे जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। कौन करते हैं, अपमार्जक, ठीक है। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या बोल रहा है, अब देखिए समझाती है, एकदम समझातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समझातीय श्रेणी मतलब एक ही तरह का जात वाला श्रेणी क्या है, उसको क्या किसको कहते हैं, उसके बाद उसका कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, ऐसा कार्बनिक यौगिक, ऐसा कार्बन का यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह होते हैं, मतलब एक ही तरह का जो समूह लगा होता है उसी को बोलते हैं समझातीय क्या बोलते हैं, श्रेणी कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए CH3OH, यहाँ पर OH एक समूह लगा हुआ है, यहाँ पर भी CH2H5OH लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल है कि नहीं। तो इसको इसका नाम इसी तरह से है। देखिए एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, 2 कार्बन रहेगा उसमें बोलेंगे ईथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से वहाँ पर अल्कोहल मतलब OH लगा हुआ है तो क्या हो गया, अब यहाँ पर जैसे में लिखा हुआ है कि CH3OH, दूसरा में C2H5OH, तीसरा में C3H7OH, मतलब जहाँ पर देखिए OH समूह है, यहाँ पर OH समूह, यहाँ पर OH समूह क्या है, समजातीय श्रेणी में लगा हुआ है कि नहीं। तो ये सभी इसको बोलेंगे समजातीय श्रेणी, ठीक है। देखिए यहाँ पर कार्बन 1 था, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, सब बढ़ते हो जा रहा है, एक ही तरह का जात बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो समूह है क्या है, एक ही लगा हुआ है कि नहीं, तो हो गया, उसको समजातीय श्रेणी में रखा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। 15 में देखिए, 15 में बोलता है कि देखिए श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करिए। अब श्रेणी क्रम मतलब किसको बोलते हैं, श्रेणी क्रम में उसको परिभाषित करना है। दूसरा बोला कि एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध का प्रतिरोध क्रमशः जो है R1, R2 तथा R3 3 प्रतिरोध है।
को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। इसको क्या करना है, एक श्रेणी क्रम में जोड़ना है। उसके बाद बोला कि विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। मतलब एक तुल्य प्रतिरोध मतलब आर के लिए क्या वैल्यू देगा वो निकालना है, ठीक है। पर एक तुल्य प्रतिरोध का क्या व्यंजक प्राप्त होता है, रिलेशन प्राप्त होता है, उसको निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करना है, पहले प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, एक ऐसा संयोजन है, इसको क्या करना है, श्रेणी क्रम का संयोजन को परिभाषित करना है पहले। तो बोला कि प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन, इसमें क्या करते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा बहती है। क्या होती है, समान धारा बढ़ती है, उसे हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। तो श्रेणी मतलब एक ही सदस्य, ये होगी क्या हो गया, श्रेणी हो गया, श्रेणीबद्ध में लगा हुआ है। तो इस तरह से क्या करते हैं कि सभी जो प्रतिरोध में क्या करता है, समान धारा, सभी प्रतिरोध में करंट जो होता है वह समान बहती है, उसी को बोलते हैं हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। जैसे देखिए नीचे फिगर बताए हैं, फिगर में हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ है, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर है। उस समय देखिए वोल्टेज वाला भी लगा दिए हैं, विभवांतर भी लगा दिए हैं कि नहीं। करंट जो होता है सभी में क्या होता है, से एकदम उचित मात्रा में फ्लो होता है। सभी में क्या हो रहा है, या तो एम्पियर भी लगा सकते हैं कि नहीं, करंट मापने वाला। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर देखिए बैटरी लगा हुआ है, तो सभी में देखिए करंट जो है वो सभी बराबर बराबर पास हो रहा है। यहाँ पर भी जितना यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर होगा, उतना यहाँ पर होगा, तीनों जगह समान समान पास होगा। इस तरह से उसका एक फिगर बना देना है। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में कुछ लिख दिए हैं। यहाँ पर जो लगा हुआ है तीनों प्रतिरोध R1 R2 और R3 क्या है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ, मतलब सीधा सीधा लगा हुआ है, जिसमें I जो है विद्युत धारा क्या करता है, प्रवाहित हो रही है। I क्या हो रही है, विद्युत धारा। जैसे I जो है ना वो करंट पास कर रहा है, उसको संकेत कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो प्रतिरोध के सिरे पर क्या लगा, विभवांतर लगा हुआ है, जो V1 V2 V3 है। यहाँ पर देखिए फिगर में साफ साफ दिख रहा है, देखिए V1 V2 V3 ये सब है ना, ये सब क्या है, पर जो लगा हुआ है विभवांतर लगा हुआ है कि नहीं। अब आगे क्या करना है, हम लोग ओम का नियम जानते हैं, ओम का नियम सही बनाना है। ओम का नियम कहता है कि देखिए भी बराबर विभवांतर बराबर होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस को गुना करते हैं तो होता है V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला इसी में सब पुट करेंगे। जैसे जब V1 के लिए निकालेंगे, विभवांतर 1 के लिए तो हम I इंटू रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा, V2 निकालेंगे तो IR2 हो जाएगा, V3 निकालेंगे तो IR3 हो जाएगा। तीनों रिलेशन से हम लोग प्राप्त क्या मिलता है, एक जो तुल्य विभवांतर था उसको हम लोग V माने, जो एक रिजल्ट जो मेन रिजल्ट जिसको देना है उसको क्या माने हैं, V बराबर। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, एक मेरा एग्जैक्ट विभवांतर निकलेगा, एक V निकलेगा, उसी को बताना था। देखिए यहाँ पर इस समीकरण में क्या करेंगे, V का वैल्यू सबको जोड़ देंगे तो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। अब यहाँ पर IR1 IR2 IR3 सभी पुट करते हैं। देखिए समीकरण 1 2 3 से क्या कर दिए हैं, ये सभी को पुट कर दिए हैं। V1 की जगह पर IR1 IR2 IR3 पुट कर दिए हैं, तब क्या मिलेगा। सो देखिए यहाँ पर सब जगह सेम, लेकिन करंट जो था वो सब जगह सेम, क्या करंट जो था सब जगह सेम सेम बह रहा था, कहीं पर कोई आगे ज़्यादा कम नहीं था, इसलिए आई क्या कर दी, कॉमन ले दिए, तो कॉमन लेने के बाद कट गया, तो R बराबर निकल गया R1 प्लस R2 प्लस R3, सभी रेजिस्टेंस का जोड़ निकल गया इक्वल टू R निकल गया। यही हो गया हमारा रिजल्ट, तुल्य प्रतिरोध है कि नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक है दिया हुआ एक परिपथ का आलेख दिया हुआ, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए दिए गए परिपथ आलेख में R1 R2 R3 देखिए सब एक क्या है, पैरेलल सीरीज में लगा हुआ है कि नहीं। तो देखते हैं हमको क्या निकालने बोल रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर प्रतिरोधकों R1 R2 R3 जो है उससे उसका मान जो है क्रमशः 5 ओम है। देखिए क्रमशः मतलब समझ गए कि R1 का 5 है, R2 का क्या हो गया 10 हो गया, R3 का 30 हो गया। ये सभी क्या है, प्रतिरोध का मान है, तथा इन्हें क्या करना है 12 वोल्ट की एक बैटरी से संयोजन किया, मतलब जोड़ा गया है। तो उसके बाद बोलता है कि तो ये कितना कितना का मान निकालना है। पहला नंबर जो है उसका निकालना है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध, मतलब टोटल R निकालना है। R निकालना है तो R बराबर हम लोग इससे पहले प्रूफ किए कि R1 प्लस R2 सभी R को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा यहाँ पर। लेकिन एक ध्यान रखना है, सीरीज और क्या होता है, सीरीज और पैरेलल का अलग अलग होता है। जैसे लाइन सीधा सीधा रहेगा उसका सीधे सीधा जोड़ेंगे, और जो इस तरह से रहेगा नीचे ऊपर नीचे लगा हुआ तो उसको 1/R 1/R1 R2 इस तरह से उसी जस्ट उसी का क्या रेसिप्रोकल करके जोड़ा जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ ध्यान में रखना है, इसे भी यूज करेंगे भी। इसका बी में निकालने वाले परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तीसरा सी में बोलेंगे प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा। तीन चीज़ हमको निकालना है। तो पहला देखते हैं क्या क्या दिया है इसमें कि R1 का मान दिया हुआ है 5 ओम, R2 का दिया हुआ 10 ओम, R3 का दिया हुआ 30 ओम, और एक वोल्ट दिया हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, वो क्या है 12 वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है कि नहीं। अब देखिए यहाँ से एक पहला निकालना था कि वो जो सभी का R निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए यहाँ पर पैरेलल है, इस तरह से लगा हुआ है, डायरेक्ट सीधा सीधा लगा हुआ था तो हम लोग R1 प्लस R2 प्लस R3 सीधे जोड़ देते हैं, 1 लगाने का जरूरत हम लोग को नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखिए सभी ऊपर नीचे लगा हुआ था, ऐसे लगा हुआ था, इसलिए 1/R निकलेगा बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है ये, ठीक है, इस पैरेलल का। तो इसकी जगह पर हम लोग पुट करेंगे फिर यहाँ पर वैल्यू, तो क्या देगा 1/R इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 ये हो गया। इसके बाद सबको एलसीएम लेकर जोड़ेंगे तो क्या होगा 10/30 हो जाएगा। ये 1/R का वैल्यू क्या आ गया 1/3 आ गया, 0 0 कट गया है कि नहीं। तब R का वैल्यू जो आ गया वह 3 ओम है क्या। तो रिजल्ट जो हमारा R फाइनली R प्रतिरोध निकला वह निकला 3 ओम,
दूसरा में क्या बोल रहा है कि उसमें करंट कितना प्रवाहित हो रहा था। करंट हम लोग इसी से निकालेंगे। देखिए आई बराबर हो गया V बटा R, ये फॉर्मूला से आधार पर होता है। तो V के जगह पर कितना बैटरी लगा हुआ था 12 वोल्ट का, R कितना निकला है 3 ओम निकल रहा है, तो 3 से भगा दे देंगे तो क्या हो जाएगा 4 एम्पियर निकल गया, इतना करंट पास हो रहा था। चलिए ठीक है। अब तीसरा बोल रहा है कि सभी प्रतिरोध सभी सीरीज में, देखिए मतलब सभी पैरेलल सीरीज था, तो पैरेलल में देख रहे थे वहाँ पर कि सभी में कितना कितना करंट पास हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए फिगर में, अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि R1 देखिए ऊपर में है, R2 नीचे है, R3 यहाँ पर है। तो ऊपर में कितना करंट जा रहा है, बीच वाला में कितना करंट जा रहा है, नीचे वाला में कितना करंट जा रहा है, ये तीनों का मान अलग अलग पूछा है। तो R1 का निकालेंगे तो I1 निकालेगा, R2 का निकालेंगे तो I2 निकलेगा, R3 का निकालेंगे तो I3 निकलेगा। इस तरह से करके निकाल देना सभी का अलग अलग। उसी तरह से हम लोग C का मान देखिए निकालते हैं। यहाँ पर I1 जब निकाल रहे हैं तो हमारा वोल्टेज तो सभी में बैटरी तो एक ही था 12 वोल्ट का है कि नहीं, तो वही रहेगा। R1 का निकालेंगे, देखिए I1 का निकालेंगे तो R1 से भाग देंगे, R1 कितना था 5 था, तो 5 से भाग देंगे तो 2.4 एम्पियर हो जाएगा। दूसरा I2 से भाग देंगे तो क्या होगा V बटा R2 10/12 मतलब 1.12/10 हो जाएगा, तो 0.2 एम्पियर हो जाएगा। तीसरा में I3 जब निकालेंगे तो V बटा R3 से भागा देंगे तो 30 था R3, तो 0.4 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब देखिए 17 नंबर क्या बोल रहा है। 17 में तो आसान है दोस्तों, इसको तो बचपन से पढ़ते आ रहा है कि नहीं। अब बोल रहा है कि यहाँ पर कि धातु अधातु में रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर है कि नहीं, देखते हैं रासायनिक गुणधर्म क्या क्या है। धातु और धातु के रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर निम्नलिखित हैं, क्या क्या देखते हैं। देखिए पहला में है धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्या होता है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़े हैं, उसमें धातु का प्रयोग हुआ है, अधातु का भी प्रयोग हुआ है, तो उसका वो जो ऑक्साइड होता है वह क्षारीय होता है धातुओं का। ठीक है, तो यह लाल लिटमस को क्या करता है, नीला कर देता है। इसको अनील से हम लोग जानते हैं, मतलब अम्ल, नी से नीला करता है, नीला से लाल कर देता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर उसी का अधातु क्या बोलते हैं, धातुओं जो होता है ऑक्साइड को अम्लीय करता है कि नहीं। तो उसके बाद यह क्या करता है, नीला को लाल करता है। अनिल इसमें लगा हुआ है ना, अनिल, इसमें क्षारीय में लगता है छलनी, इसको बोलते हैं छलनी। छलनी मतलब क्षारीय होता है, लाल को नीला कर देता है, ये दिमाग में याद रखना है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर निकल के आ रहा है वह पॉइंट एक और है, देखते हैं क्या है। धातुएं जो होता है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। देखिए धातु जो होता है वह इलेक्ट्रॉन को देता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और खुद अपने जैसे सोडियम की क्या होता है 11 होता है, तो जब अपना घर क्या करता है वो किसी से लेगा नहीं, क्योंकि उसके बाहर वाला एक्सिस में मतलब एरिया में क्या ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ मिलेगा। तो क्या करता है ये आपस में आसानी से देता है, और ये अपना सोडियम प्लस चार्ज करके वह क्या करता है किसी के साथ अभिक्रिया कर सकता है। एक चार्ज उसमें धनायन मतलब प्लस चार्ज इसमें बनता है, और उसी का जस्ट धातु क्या करता है, ऋणायन करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ऋणायन, जैसे क्लोरीन का होता है 17, वह घर पूरा 18 में पूरा होता है, तो वह क्या करता है किसी से 50 लेता है और 18 पूरा कर लेता है, तो उसमें माइनस चार्ज लग गया, इसलिए क्या होता है Cl माइनस। ठीक है, हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है तीसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि धातुएं क्या करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस। इसी का जस्ट बोलता है धातुएं अधातुएं जो होता है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसमें तो अभिक्रिया करता ही नहीं है। अगला पॉइंट है यहाँ बोला कि यह जलीय विलयन में धनायन बनाती है। क्या बनाती है, धनायन जलीय विलयन में, जब पानी के साथ अभिक्रिया करके करता है उसमें जलीय विलयन में धनायन के रूप में टूटती है। यहाँ पर जलीय विलयन में ऋणायन के रूप में टूटती है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। अब एक और यहाँ पर है 5वां नंबर बोल रहा है क्या अपचायक की तरह कार्य करती है। ठीक है, दूसरा में यह है ऑक्सीकारक की तरह यह कार्य करती है। अपचायक और या ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है। ये था हमारा 5 जो था मेन रासायनिक अभिक्रिया का जो कारण यहाँ पर किस तरह से अंतर था, वो चीज़ हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पोषी स्तर क्या होता है। पोषी मतलब जो पोषण आहार हम लोग खाते पीते हैं वो किस लिए आता है, किसी को पोषता है तो कि अपना जो शरीर को भी पोषता है, तो कुछ आहार रहता है, स्तर रहता है। तो उस स्तर क्या है कि मतलब एक दूसरे को किस तरह से आहार श्रृंखला के रूप में खाते हैं हम लोग, किसी चीज़ को खाते हैं वो किस आधार पर खाते हैं, और उसको फिर क्या कौन खाता है, हर किसी को कोई चीज़ खाता है कि नहीं, तो उसी को श्रृंखला के बारे में हम लोग देख रहे हैं आज कि देखिए पोषी स्तर क्या है और एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। एक श्रृंखला मतलब एक श्रृंखला बनाना है कि नहीं, कि एक दूसरे को किस तरह से चक्रीय रूप में खाते रहता है, एक दूसरे को किस तरह से खाता है। तथा बोला कि इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। अब बोला कि सभी पोषी स्तर का बारे में थोड़ा कुछ बताइए, तो देखते हैं पहले पोषी स्तर है क्या। यहाँ पर बोल रहा है कि आहार श्रृंखला में उत्पादक तथा उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव मंडल को एक निश्चित संरचना प्रदान करते हैं, उसी को बोलते हैं पोषी स्तर। क्या बोलते हैं, पोषी। देखिए यहाँ पर उत्पादक भी है और उपभोक्ता दोनों के साथ एक स्थान ग्रहण करता है। जैसे कभी किसी के लिए तो उत्पादक है, किसी के लिए उपभोक्ता भी है कि नहीं। जैसे कीड़ा को हम लोग क्या करते हैं, कीड़ा को कोई खाता है, कीड़ा को भी कोई खाता है कि नहीं। कीड़ा घास खाएगा तो घास को कीड़ा को भी कोई खाएगा, फिर अगर कीड़ा को भी कोई खाएगा फिर उसको भी कोई खाएगा। इस तरह से एक चक्री रूप में बना हुआ है हमारे इस जीवमंडल में, है कि नहीं। देखिए चक्री क्या है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो पादप है, जो भी फल फूल है, जो भी मतलब पत्ता वगैरह कुछ खाता है, क्या खाता है, कीट खाता है।
तो पत्ता खाया कीट, अब कीट को खा गया मेढक, है कि नहीं। इस तरह से एक चक्र है। अब मेढक को कौन खाया, तो सांप खा गया। सांप को कौन खाया भाई, तो चील खा गया, पंछी खाया। इस तरह से क्या एक चक्री का काम किया कि नहीं किया। अब सभी चक्री के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग बताएंगे। पादप क्या है, इसमें से पादप जो है प्रथम पोषी स्तर है, क्या है, सबसे शुरू में पादप था, जिसे क्या करते हैं हम लोग स्वयं पोषी कहते हैं। मतलब पादप कुछ नहीं, किसी को नहीं खा रहा है, वह अपना पोषण स्वयं कर रहा है कि नहीं, स्वपोषी है वह। अब बाकी सब क्या है, ये दूसरे को मार काट के खा रहा है, तो परपोषी हो गया, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर द्वितीय पोषी स्तर में क्या आता है, कीट आता है, जो पादप को खा रहा है। क्या खा रहा है, वह पादप को खा रहा है। तृतीय पोषी स्तर देखें, तृतीय पोषी स्तर में मेढक है, जो क्या करता है, कीट को खाता है, एक दूसरे को खा रहा है। अब चौथी पोषी स्तर में देखते हैं तो सांप है, जो मेढक को खाता है, एक दूसरे को खा रहा है। अब पांचवां स्तर में दिख रहा है हम लोग को, पांचवें पोषी स्तर में एक चील है, जो क्या करता है, सर्प को खा जाता है। भाई ये था हमारा कि जो मतलब जो भी श्रृंखला था, श्रृंखला के बारे में बता दिए थोड़ा एक एक लाइन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, तो एक बोला कि प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं, प्रभावी लक्षण क्या है और उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। सो देखिए, प्रभावी लक्षण माता पिता के वे वंशानुगत लक्षण जो क्या करते हैं, संतानों में दिखाई देते हैं। माता पिता के ही जो कुछ ऐसा लक्षण है जो क्या करता है, उसके मतलब संतान, उसके मतलब बाल बच्चे में दिखाई दे रहा है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्रभावी लक्षण। ठीक है, ये सब थोड़ा सा एक एक लाइन का आंसर है, तो उसको कहीं क्या करना है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, गलती नहीं करना है, इसी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दूसरा में बोल रहा है, खा नंबर में बोल रहा है, यहाँ पर खा नंबर में बोल रहा है कि मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी होते हैं। दोनों जो लक्षण होते हैं प्रभावी कब होते हैं और कब अप्रभावी होते हैं, कैसे पता चला उसको मेंडल को जब प्रयोग कर रहा था उस टाइम। तो देखते हैं उसके प्रयोग के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। देखिए, जब मेंडल की तरह से प्रयोग किया था, जब मेंडल ने एक मटर के एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे का संकरण कराया था, है कि नहीं। तो उसे प्रथम संतति पीढ़ी जो मिला, जब दोनों को संस्करण मतलब उसे जनरेशन जो किया, तो हाइब्रिड बीज के रूप में प्रदान मिला। तो पहला पीढ़ी में वह देखें F1 में सभी पौधे लंबे प्राप्त हो गए। जैसे उसको क्या मिला कि पहली जो प्रथम संतति मिला वह F1 के सभी मतलब जैसे एक लंबे पौधा था, एक छोटा पौधा बोना पौधा था, तो दोनों को जब उस संस्करण करके जब बीज को बोया, तो उसके जो प्रथम बार जो बीज उगा वह F1 उसको डिनोट किया। उसमें सभी पौधे जो जितने भी उग रहे थे सब लंबे लंबे उग रहे थे, है कि नहीं, प्राप्त हुए। इसका अर्थ यह था कि दोनों लक्षणों में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया। मतलब दो, एक बोना था, एक छोटा था, एक बड़ा था, तो वहाँ छोटा वाला उसमें दिखा नहीं, बड़ा वाला दिखा, है कि नहीं। तो वह क्या हुआ, दोनों लक्षणों में से एक ही लक्षण दिखाई दिया, केवल एक ही लक्षण दिखाई दे रहा था उसको, पैतृक लक्षण। उन दोनों का मिश्रण प्रमाण नहीं दिखाई दिया उसको, मतलब दोनों मिक्स करके कोई नया प्रमाण नहीं निकला। ठीक है, अब मटर का मटर निकलेगा, लेकिन हाइट में एकदम पूरा सब लंबा लंबा निकलने लगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि उसने जो किया, पैतृक पौधे और देखिए F2 पीढ़ी के पौधे को जब F2 दूसरा जो पीढ़ी का पौधा दिखा, तो उसमें स्वपरागण से उगाया। क्या किससे उगाया, स्वपरागण से उगाया। तो इसमें क्या हुआ कि इस दूसरी पीढ़ी के F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे। क्या थे, सभी पौधे लंबे। जब स्वपरागण से उगाया तो क्या हुआ कि वह सभी पौधे लंबे नहीं दिखाई दे रहे थे। इसमें 1/4 पौधे बोने थे, एक मतलब पूरे का 1/4 भाग क्या था, एकदम बोने बोने दिखाई दे रहा था। इस प्रकार मेंडल ने लंबे पौधे के लक्षणों को प्रभावी बताया और बोने पौधे के लक्षण को अप्रभावी कहा था। ठीक है, ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 तक का सोल्यूशन हो गया। इस तरह से द एंड हो गया। आपको एकदम पूरा सटीक तरीके से और साफ साफ लिखना है आंसर, है कि नहीं, ताकि आपको फुल आउट ऑफ 40/40 कंप्लीट है। जल्द ही मैं सभी सेट का वीडियो अपलोड करूँगा, तो आपको कहीं नहीं जाना है, पूरा वीडियो को अंदर देखिए और अपना नोट्स भी बनाते जाइए साथ में।